टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you to another very fresh, a very happening and a very positive episode of The Morning Star. आज सुबह एक नई उमंग, एक नया जज्बा और एक शानदार शो आपका मुंतजिर है। आज का दिन हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी थॉट के साथ। हमें हमेशा से आने वाले वक्तों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत ही अनसर्टन चीज़ है, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी है तो थोड़ी कम खुशी आने वाली है, और अगर ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस है तो फिर बेतहाशा लाइट आने वाली है। हमें हमेशा से एक पुरउम्मीद सुबह की तवक्को हमेशा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ अटैच होती है वो और लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं। क्योंकि हम कभी भी अगर एक पुरउम्मीद सुबह की तवक्को नहीं रखते हैं, उससे हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। और जब आपको और आपके इर्द गिर्द के लोग नोटिस करते हैं कि देखो ये कितना पॉजिटिव नहीं रहा, इसके अंदर वो चार्म नहीं रहा, ये अब वो वाली बातें नहीं करता, या इसके अंदर से वो वाइब हमें नहीं आती, दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल विल नॉट स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। उनको लगेगा यार इससे दूर हो, ये तो हर वक्त रोता रहता है। हमेशा से आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाले वक्तों के लिए बदलने का एक हौसला, एक जज्बा, एक उमंग और एक स्पिरिट रहनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसके ही तकलीफ़ आते ही उस तकलीफ़ का जो हल है वो आपके लिए लिख दिया जाता है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना गुड टाइम्स ना बैड टाइम्स। तो हमेशा से आप अगर बुरे वक्त के अंदर मौजूद हैं, किसी मुश्किल वक्त में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास जब एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स आते हैं, आपकी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आप लोग प्रॉब्लम में हैं या किसी मसले से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बात का यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो वक्त है ये बदलता रहता है, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो हमें भी बदलते वक्तों के साथ खुद को बदलना चाहिए, हमें हमेशा से पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए और हमें हमेशा ये तवक्को रखनी चाहिए कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगले हफ्ते से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। बहुत ज़्यादा रमज़ान शरीफ का हम लोग एहतमाम करते हैं, तैयारी करते हैं, घरों में नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, खाने पीने की, सहर के बहुत प्लान्स बनाते हैं, हम लोग इफ्तार के बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ये कोशिश भी करते हैं कि जो शुरू की इफ्तारियाँ घर पे हों वो बहुत ही सेलिब्रेटेड हो, बहुत सारे लोग आ रहे हों, बहुत सारा एक सेलिब्रेशन हो इफ्तार और सहर को लेके। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कभी भी आप रमज़ान के अंदर सहर और इफ्तार के अंदर जो खाना आपका बच रहा हो उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको आप एक पैकेट में रखिए। और जब भी आप तरावी के लिए कहीं बाहर जा रहे हो या आपके जो हस्बैंड्स हैं वो बाहर जा रहे हो, उनके हाथ में थैला दीजिए, क्योंकि बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया होगा, काफ़ी दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ऊपर नीचे रहती ही है। तो हमेशा आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इफ्तारी और सहरी और डिनर्स का जो बचा हुआ खाना है उसको ज़ाया नहीं करना। यू हैव टू गिव इट टू द पीपल हु डिज़र्व इट। जो सड़कों पे हैं, जो होमलेस लोग आपकी सड़कों पे आप देखते हैं, हमें कहते हैं अरे यार ये तो माफिया का हिस्सा है, अरे यार इनका तो यही काम है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटे बच्चे अपनी मर्ज़ी से तो भूखे नहीं रह सकते ना, तो आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रमज़ान की जो स्पिरिट है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नमाज भी पढ़ें, आप रोज़ा भी रखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें, एक टॉलरेंस पैदा करें, जो कि बेतहाशा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को रमज़ानों में देखता हूँ, उनका टॉलरेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उनको बात बात पे गुस्सा आता है और हर चीज़ का सिर्फ एक जवाब होता है, अरे मेरा रोज़ा है यार। अरे रोज़ा है तो इसमें कोई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें रोज़ा इनकॉर्पोरेट करना है। रोज़ा रखे आपने कुछ चेंज थोड़ी करना, आपने रोज़ा रखा हुआ है जो आपकी रोज़मर्रा का काम है। आप जिस तरह सुबह मिसाल के तौर पे आप बैंक जाते हैं, आपने उसी तरह सुबह बैंक जाना है, उसी तरह काम करना है, और उस पूरे सिस्टम में आपने रोज़ा लेकर आना है। रोज़े की वजह से आप छुट्टी थोड़ी कर सकते, रोज़े की वजह से ये थोड़ी। मैं आपको पता है, जब मैं अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं रोज़ा रखता था और मैं सो जाता था।
और मैं इफ्तार के वक्त उठता था और मैं बहुत अपने आप को कोई ज़बरदस्त मुसलमान महसूस करता था। लेकिन एज़ यू ग्रो ओल्डर, एज़ यू ग्रो वाइजर, आपको ये एहसास होता है, आपकी ये तालीमात, आपकी रिसर्च, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये बात बताते हैं कि रोज़ा आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। आप जो रोज़मर्रा का आपका रूटीन है उसके अंदर आपको रोज़ा लेकर आना है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से इज्तनाब करना नहीं है, आपको अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखना है, आपको अपनी नज़र का भी रोज़ा रखना है, आपको अपनी थॉट्स, अपने ख़यालात का भी रोज़ा रखना है। तो ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो और ना ही बुरा देखो। इसी नोट पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ। शेफ मुनीसा, रमज़ान आने वाला है, तैयारी कर ली आपने? अब बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं, अभी हुई नहीं है लेकिन चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रमज़ान की तैयारी होती क्या है? देखिए, रमज़ान की तैयारी सबसे पहले तो हम लोगों के दिमाग में खाना चल रहा होता है। हाँ। कि फ्राइड आइटम्स ख़वातीन जो है वो बना बना के फ्रीज कर रही होती हैं, जबकि मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं खाना हम में चाहिए। से यानी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में रमज़ानों में खाना चल रहा होता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में हर वक्त खाना चल रहा होता है। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो खुशनसीब लोग होते हैं जो सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे होते ऑफ हैं, कोर्स आप शेफ हैं तो आप खाने के बारे है में ना। सोचें। अब मैं खाने के बारे में नहीं सोचूंगी तो बताएं फिर आप लोगों को किस तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज बताऊं। ये बात है, है ये ना? बात है। लेकिन शबरी जी, मुझे बताना, सिर्फ इज इट जस्ट फूड? नहीं, लोग कपड़ों का बहुत ज़्यादा अपनी मतलब अपनी सोचना, अपने लिए करना है, अपने कपड़े, अपने सैंडल्स, अपना हम लोग देने के लिए भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ ना हमेशा से क्या होता है कि जैसे रमज़ान आ रहा होता है तो हमारे यहाँ नई जानमाज़ें, नई तस्बियाँ, टोपियाँ और कुरान शरीफ। तो अब कुरान शरीफ तो जो सऊदी अरेबिया से आया हुआ है हमारे पास, वही चल रहा है सारा साल से। और उसके साथ साथ और क्या, और फिर वो खजला फेनी, हाँ, वही खाने की बात आ खाने गई की ना। चीज़ ना एंड में, मतलब ये 4-6 चीज़ें होती हैं जिसका एक एहतमाम होता है। वो एक मखसूस जगह है जहाँ जानमाज़ें बिछी ही रहती हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिए कि रमज़ान के महीने में वैसे हम नॉर्मली एक ही खाना बना रहे होते हैं घर में ना, लेकिन रमज़ान में हम फ्राइड भी बना रहे होते हैं, फ्रूट चाट, शरबत अलग, फिर रात का खाना अलग, फिर सहरी का एहतमाम अलग। क्योंकि देखिए, अब इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त वजह है, हमने अपने ब्रेन को कंडीशन कर दिया है। हाँ, हमने अपने ब्रेन को कंडीशन कर दिया है कि रमज़ान है तो फ्राइड आइटम होगा, रमज़ान है तो आप समझ रही हैं। आप लोग रमज़ान के अंदर सिर्फ फ्रूट सैलेड भी खा सकते हैं, बिल्कुल। आप फल से भी रोज़ा खोल सकते हैं। अच्छा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा प्लान किया है कि हम रमज़ान में कुछ भी फ्राइड नहीं खाएंगे, हम लोग शुगर्स का इंटेक नहीं करेंगे। हमने कहा कि इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को हेल्दी खाने की तरफ हम लेके आएँ। और एंड तक एक दूसरे को मार दें। क्योंकि मेरी बात सुने, इतना भी आपको जबर और जहाद करने की नहीं, बस एक्स्ट्रा शुगर्स ना, देखिए हम लोग ड्रिंक्स में ले रहे होते हैं, शरबत में ले रहे होते हैं, फ्रूट चाट में शुगर जा रही है, स्वीट डिशेस बन रही है उसमें शुगर। आप कितनी शुगर ले रहे हो रमजान नहीं में? तो देखिए, मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग इतना एक्सट्रीम मेजर डिसाइड करते हैं। इससे कहीं बेहतर है कि आप ये सारी जो फ्राइड आइटम्स हैं या जो मीठे की चीज़ें, ये आप सिर्फ सैटरडेज को खा लें या फ्राइडेज को खा लें। या किसी की दावत पे बोले कि हमें बुला लो दावत पे, फिर उसके यहाँ जाके खा ले। शैतान को रमजान में, ये आप क्या बात कर रही हैं? रमजान और शैतान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं आपस में शबरीज़ा। मैंने बोला किसी के घर जाके खा ले, शैतान कब बोला मैंने? नहीं, आप कह रही हैं कि अपने घर बुला लें। हाँ, तो मतलब आप अपने आपको शैतान के अल्लाह माफ करे। मतलब अच्छा, क्या पका रहे हैं? कैसी बातें करते हैं आप, मुझे बताएं। अच्छा चले, आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल। हाँ, और हरे मसूर की दाल। हरे मसूर की दाल, हाँ, और हरा साथ मसूर में तो मसूर की दाल। और हमारे साथ शलजम है। ये क्या है? इसको क्या कह रहे हैं आप? शलजम कह रहे हैं? क्या है ये? ये टींडे। ये टींडे हैं। हाँ। तो हम दाल और टींडे बना रहे हैं। हाँ, दाल टींडे का कॉम्बिनेशन सोचिए कितना तो अच्छा ये आप अकेले ही बनाए, मैं वहाँ बैठ रहा हूँ। मुझे आज बन रहा है पालक पनीर। ठीक है, ये पालक है, ये ब्लेंडेड पालक है, और ये जो है पनीर है, यानी कि कॉटेज चीज है। शेफ मुनीसा, सीधे आप क्यों ऊपर दाल कह रही थी? आपने दाल बोला, मैंने कब बोला? मैं तो आपको खुश कर रही थी, आपको दाल खानी थी तो। वाह, नहीं मुझे नहीं दाल खानी, आई लव पालक पनीर। है ना। अच्छा, पालक का बता दूं मैंने किस तरीके से किया कि पानी बॉईल किया,
पालक को वॉश करके कट कर लिया था, पानी बॉईल करा, जब उसमें बॉईल आ गया तो 1 मिनट के लिए मैंने पालक उसमें शामिल करी। पानी में बॉयल आ गया, उबाल आ गया, ठीक है। उसमें मैंने 1 मिनट के लिए सिर्फ पालक शामिल करी, उसको निकाला, ठंडे पानी में डाला और पालक के साथ मैंने हरी मिर्चों को जो है वो ब्लेंड कर लिया। इसमें हम लाल मिर्च नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ हम हरी मिर्च शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। पनीर को भी हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑयल ले रहे हैं तकरीबन हाफ कप के करीब। हाफ कप के करीब, हाँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जादुई आवाज, जादुई आवाज़, एक तिलिस्मी जजीरा, ओफ अल्लाह, एक चुड़ैल, सॉरी, हाँ? एक हसीना अपने जादू बिखेरते हुए। हाँ, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल शबीर करें। जी, आपने वो बुक्स पढ़ी है, उम्रो अयार की कहानियाँ, वो जो हमारे तिलिस्मी जजीरा है? बचपन में जो एक हमारे बचपन में कुछ एक तरह की स्टोरी बुक्स भी मिलती थी मेरे ख्याल से। स्टोरी बुक भी मिलती थी और वो कैसेट कहानी जो आता है वो भी आता था। हाँ, वो भी आता था। आपने कैसेट कहानी वाला टाइम सुना है ना? नहीं सुना, नहीं देखा आपने? नहीं। क्यों? पता नहीं, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। मैंने नहीं देखा वैसे। शेफ मुनीजा कैसेट कहानियों में जो आवाज थी वो शेफ मुनीजा की होती थी। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह। मैं वो डबिंग करवा रही होती थी ना, इसलिए मैंने देखा नहीं है ना। जी, सही बात है। चलो, खुश हो जाए आप, खुश हो नहीं, जाए। नहीं, आप खुश हो जाए, कोई बात नहीं। खवातीन से आप वक्त और उम्र की बात कभी मत करें। नहीं ये करनी आपको मैं 1 लाख रुपए का फार्मूला बता दूं। हाँ, Never. फार्मूला। उर्दू में फार्मूला क्यों? अच्छा, अब हमने इसमें प्याज लाल कर ली। प्याज जो है शामिल करिए, बारीक कटी हुई, ठीक है। तकरीबन 1 प्याज के करीब हमने शामिल करिए, फाइनली चॉप, ठीक है। इसको हमने लाइट पिंक करना है, गोल्डन नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इसका कच्चापन हमें ख़त्म करना है, इतना इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। ये देखिए हल्का हल्का इसने वाटर रिलीज शुरू कर दिए करना, और अब ये जो है कलर चेंज करेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, एक पहेली पूछूं आज आपसे मैं? नहीं पूछूं? अच्छा बताएं। अच्छा, पहले टमाटर शामिल करेंगे फिर बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, टमाटर भी है, मैंने इसमें तकरीबन जो है 1 जो टमाटर है उसको फाइनली चॉप कर लिया, वो शामिल कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और तमाम मसाले भी हम शामिल कर लेते हैं, फिर हम असफर से पहेली पूछेंगे, ठीक है। शेफ मुनीजा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ, अच्छा पूछे चले। देखिए, जिस तरह आप शेफ हैं और इतनी सारे आप डिशेस बनाते हैं, तो क्या आपने अपने कॉलेज में ये सारी डिशेस बनाना सीखी थी? ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी डिशेस आप कितना है क्या? नहीं, हमने ये सारी डिशेस बनाना नहीं सीखी थी। कुछ रेसिपीज़ हमने ज़रूर सीखी थी जो केटरिंग के हवाले से होती, जो मेनली लोग ज़्यादातर जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है उसमें बहुत सारी टेक्निक सीखी, सेफ्टी हैज़र्ड्स सीखे, उसके अलावा हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे थ्योरी बेस्ड होते थे, साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते थे। मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि आप गए, रेसिपी सीख ली और आप शेफ़ बन गए। ऐसा कोई भी नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं इन फ्यूचर, मैं उनको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको चीज़ों के बारे में समझना लाजिम ज़रूरी है, तो ही आप नई रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। आप लकीर के फ़कीर ही बने रहे तो रेसिपीज़ तो यूट्यूब पर भी बहुत है। फिर आपको निकाला क्यों कॉलेज से? किसने निकाला मुझे कॉलेज से? किसने निकाला मुझे ये बताएं, किसने निकाला? मजाक करो। शेफ मुनीजा को डिस्टिंक्शन मिली थी, शी इज अ पोजीशन होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम हर कॉलेज, माशाल्लाह। ये हमारी देखे, जब तक कि बहन भाइयों में मजाक नहीं होता, आई थिंक ये शेफ मुनीजा, ये रिश्ते की सबसे खूबसूरती यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रियली? ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग शो। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। विल बी राइट बैक। असफर को मैंने बोला पनीर फ्राई कर लें, देखें कैसे डार्क कर दिया। मैंने शेफ बोला मुनीजा, लाइट गोल्डन रखना था, आपने डार्क गोल्डन कर दिया। डार्क तो गोल्डन ही किया ना, ब्लैक तो नहीं किया। आप तो किसी हाल में कुछ नहीं ऑलमोस्ट है। ब्लैक है, ऑलमोस्ट। कहाँ ऑलमोस्ट ब्लैक है? प्लीज इसका क्लोजअप बनाएं। दिस इज नॉट ब्लैक। देखिए ये देखिए डार्क गोल्ड, मतलब ब्राउन पे चला गया। मैंने यू लाइट कलर गोल्डन ब्लाइंड, दिस इज नॉट ब्लैक, ये गोल्डन है। दिखाएं, नहीं दिखाएं, आप दिखाएं। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, मतलब इतनी वाह, मैं रोज यहाँ पकाऊं, वाह वाह नहीं निकलता। उन्होंने डाल दिया, वाह 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 वाह, मतलब वाह ही वाह, वाह ही वाह। अब आप सुन ले मेरा वाह वाह भी, आप सुन लें। अब आप सुनेंगे क्या? आप तो देखेंगे मेरा वाह वाह, मैं आपको दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगी। अब मैं शेफ मुनीजा, भूले मत, इस वक्त हम एक फैमिली शो पे मौजूद हैं। प्लीज इस बात का लिहाज रखें और ख्याल भी रखें। और अब
हम वापस ये आते मतलब ये हैं मेरे- पालक पनीर। हाँ, पालक पनीर पे। और आप देखिए मैंने इतने शानदार पराठे तैयार कर लिए। हाँ, देखिए मैंने आपको कितना एक्सपर्ट कर दिया, पराठा बनाना सिखा दिया मैंने आपको, हाँ ये बात तो है। ना? अब तो मतलब आपकी अम्मी बड़ी खुश होने वाली है। क्यों? आप मैं मुझे घर में नहीं तो नहीं खिलाएंगे? बनाने वाला। क्या ये हो क्या गया बात आपको? हो गई? नहीं इतना फ्री मैंने किसी को नहीं आंटी देखिए मैंने इनको पराठा सिखा दिए, अब आप इनसे बनवाइएगा जरूर, ठीक है? और माँ तो माँ होती है, बच्चा जितना ही बड़ा हो जाए मार भी सकती है। आपको पता है कभी भी मेरी मम्मी मुझे कहती है ना कि ये मतलब मैं बहुत अच्छा ऑमलेट और चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। एंड यू नो कभी मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह शो पे मैं ज़रूर सिखाऊंगा कि मैं किस तरह का ऑमलेट बनाता हूँ। लेकिन आपको पता है जब मेरी मम्मी कभी भी मेरा पकाया हुआ कुछ ट्राई करती है ना तो कहती बेहतर था मैं खुद ही बना लेती। इसलिए मैं नहीं, कोशिश ज़्यादा नहीं आप करता। अच्छा तो बनाते होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है किचन में आप मेस बहुत क्रिएट करते होंगे। देखिए वो मेस नहीं होता। हाँ, फिर क्या होता है? देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो एक पीस ऑफ आर्ट में क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर ये piece चीज़ों की of जरूरत art। होती है। मैं चाहता हूँ हर चीज़ अपनी जगह पर हो और मेरा फोकस होता है सिर्फ पैन के ऊपर। हर चीज अपनी जगह पे हो, अंडे के छिलके इधर जगह पे पड़े हुए हैं। सॉरी, देखिए ये हो जाती है। हाँ, देखा मेस क्रिएट चूल्हा नहीं तो बंद करता। कर दे। सबूत यही मिल गया, ठीक है? अच्छा हमने यहाँ क्या किया था, प्याज ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, उसमें हमने बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल करी, उसको लाइट सा पिंक कर लिया, उसमें टमाटर शामिल करे, वो भी एक टमाटर बारीक कटा हुआ, उसको हल्का सा पकाया, उसका पानी इवोपरेट हुआ। अब हमने जो पालक जो हमने ब्लांच करके ब्लेंड कर ली थी हरी मिर्चों के साथ, वो शामिल करी। ब्लांच का क्या मतलब होता है? ब्लांच का मतलब हमने उसको 1 मिनट के लिए बॉईल करा, उसको निकाला, ठंडे पानी में डाला, उसके बाद हमने उसको ब्लेंड कर लिया स्ट्रेन करके, Okay. छान के, ठीक है? अब ये देखें पालक हमारी पक रही। इससे एक तो ये होगा कि पालक के जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसमें ही रहेंगे, दूसरा ये होगा कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा। जो अक्सर लोग पालक बनाते हैं वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है? तो वो नहीं होगा, इससे ये 2 चीज़ें सही रहेंगी आपकी। मुझे पता नहीं पालक पनीर ना अगली सुबह बहुत मजे की लगती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये थोड़ी सी जो पनीर है ये थोड़ी सी और हार्ड और क्रिस्पी हो जाती है सुबह तक, हाँ, है ना? अच्छा बहुत से लोगों को मैं पनीर को फ्राई करने की एक टिप बता दूं, आपने बिल्कुल लाइट ऑयल में इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है इसको, और बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने इसको, हल्की आंच पे नहीं करना है, तेज़ आंच पे फ्राई करके आपने जल्दी से इसको निकाल लेना है, गोल्डन कलर दे देना है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अच्छा तो शैलो फ्राई किया ना हमने भी। हाँ, शैलो से याद है कैसी हैं आप शेफ मुनीसा? सॉरी, शेफ मुनीसा बिल्कुल शैलो नहीं है, शी इज अ वेरी डीप पर्सन, आपको नहीं पता। हाँ, वेरी डीप, इसीलिए किताब में 2 सफ़े इन्होंने खाली छोड़े में अपनी मैं हाँ वो भरूंगा मैं। ऑटोबायोग्राफी ना। 100 शोज जब 100 शोज पूरे हो जाएंगे ना तब मैं लिखूंगा। ओके डन है, फिर क्या लिखेंगे आप? मैं लिखूंगा कुछ ना ही लिखूं तो बेहतर है। देखिए आज ये ना मेरा सब्र आजमा रहे हैं। देखिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, रमजान शरीफ आने वाला है तो आप रमजान में तो ऑफ कोर्स आपको सब्र का एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है, टॉलरेंस पैदा करनी पड़ती है। और टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा रिश्ते कायम रखती है, ये हम रियलाइज़ नहीं करते। अगर हमें टॉलरेंस पैदा हो जाए, और टॉलरेंस क्या हम लोगों की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना शफुनीसा, एज ए ह्यूमंस नॉट जस्ट पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स, हम इंसानों का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग डीप डाउन कहीं ना कहीं अपने आप को औरों से बरतर समझते हैं। हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते ही हैं, हमें उनको थोड़ा सा कर्व करना है, डाउन करना है, ठंडा करना है, और हमें हमेशा ये सोचना है कि सब बराबर है। अगर आप ये सोचना शुरू हो जाए कि सब बराबर है, एवरीबडी इज इक्वल, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरा कोई कुछ भी सोचता रहे, अगर आप ये सोचेंगे ना एवरीबडी इज इक्वल, तो आपकी लाइफ बेतहाशा सिंपल है। बिल्कुल, आज असल इतनी अच्छी अच्छी बातें करें कि इनकी तमाम गलतियां माफ, तो गलती मैंने कोई की जो नहीं। इतना तंग करते हैं आप मुझे। अच्छा ये रेडी है पालक पनीर, इसमें लास्ट में हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, कसूरी मेथी जाएगी, लेकिन इसको हम हाथ से थोड़ा सा रब करके शामिल करेंगे ताकि इसका जो है अरोमा जो है वो रिलीज़ हो, ठीक है? साथ में इसमें काला नमक जा रहा है 1/2 टीस्पून के करीब, और नमक जो है वो थोड़ा सा हस्बे जायका जा रहा है, ठीक है? दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं। फ्रेश क्रीम क्यों रखी हुई है? फ्रेश क्रीम अभी बताते हैं हम आपको, अच्छा नाइस। ठीक है? बटर और क्रीम से मेरा कुछ पुराना ताल्लुक है, अच्छा क्या ताल्लुक है आपका कुछ बताइए? गहरा ताल्लुक है। गहरा, ओह, हाँ। गहरा। हमने अब इसमें पनीर शामिल पनीर तो हम हमने सारी फ्लेम- क्यों नहीं डाल रहे? वो हम गार्निश में डालेंगे ऊपर ना, अच्छा। ठीक है? और ये डन है हमारा जो है पालक पनीर, इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं, ओके। ठीक है? मैं एक स्पून ले लूँ, ये लो। ठीक है? थैंक यू। ये चलिए,
वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू, बेतहाशा अच्छा कलर, उफ बहुत ही अच्छी खुशबू आई। सुनिए ये खुशबू तो मेथी के बाद आई है। हाँ, क्योंकि हमने मेथी को इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, रब करके हम ऐड करेंगे, उससे बहुत अच्छा जो है वो उसका अरोमा रिलीज होता है। सुनिए सारी पनीर डाल देना। सारी डाल दो, नहीं नहीं इसमें कढ़ाई में, वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, घर आप कुछ नहीं ले जा रही हैं यहाँ से, ये जो आप करती हैं ना थोड़ी चीज़ें छोड़ के फिर आप थैली में भर के ले जाती हैं। शेफ पुनीता ये आज नहीं होगा। अच्छा ये जो क्रीम सुनिए क्रीम हम ऊपर से डाल रहे हैं, हाँ मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम गार्निश के लिए ऊपर से डाल रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से, ताकि जो है खूबसूरत सा कलर आए। आप इसमें फ्लेम ऑफ करके पूरे उसमें क्रीम मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। असफर के मुंह में आज आ रहा है पानी। बिल्कुल सही बात है। है ना? आई लव इट, आई लव पालक पनीर। मुझे सब्जियां खाने का बहुत शौक है। और दिमाग, सॉरी क्या कह रही हैं मेरे, प्लीज कभी मैं दिमाग नहीं खाता, मैं हमेशा हा दिमाग हा कह लें कोई बात नहीं। ख़वातीनो हज़रात ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और डिलिशियस पालक पनीर तैयार है। बिल्कुल, और इसमें हम इसमें भी शामिल कर देते हैं, वरना ये बाद में मुझे बोलते रहेंगे आपने तो उसमें शामिल नहीं करी पालक में। ये पता है आपको Try ब्रेक करूं? में ना, हाँ बिल्कुल ट्राई करें आप, आपके लिए तो बनाए हैं हमने। ठीक है, बस वो वसीयत वगैरह साइन कर ली थी ना आपने। इससे बेहतर था मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता। देखिए आप देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में है क्या। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर बनाई है शेफ मुनीर साहब। अब मैं आपको काउंटडाउन बताऊं, नंबर 1 पे जो चीज़ रही है ना वो था तवा कीमा। सही, ठीक है, तवा चिकन, तवा चिकन जो था, हाँ तवा चिकन कीमा, और तवा कीमा भी बनाया था। कीमा सही है, तवा नंबर कीमा। 1 पे तवा कीमा, 2 पे गुड़ के चावल, नंबर 3 पे ओ अच्छा, तवा चिकन आपने छोड़ दिया बीच में। तवा चिकन नहीं, तवा कीमा। मैं आपको टॉप 3 बता रहा हूँ, अच्छा टॉप 3। टॉप 3 बता रहा हूँ। तवा कीमा नंबर 1 पे, 2 पे गुड़ के चावल, नंबर 3 पे। बहुत ही मजेदार, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। जबकि पालक का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन नहीं पालक पनीर में बहुत शौकीन हूँ। वेरी गुड। तो वो ये है ना, गुड़ खाते हैं, गुलगुलों से परहेज करते हैं। सॉरी व्हाट। ये तो खैर एक मजाक की बात थी। ख़वातीनो हज़रात, शेफ मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से आप दोबारा से 1 गो में रेसिपी बताएं, वो जो आप एक सांस में जो एक बताते सांस हैं। में ना, ठीक है, रेडी स्टेडी स्टार्ट। हमने क्या किया, पालक ली, उसको अच्छे से वॉश किया, काट लिया, उसके बाद हमने उसको पानी बॉईल करने रखा, उसमें वो पालक शामिल करी। जब पानी में उबाल आ गया, उसके बाद हमने उसको निकाल के ठंडे पानी में डाला, स्ट्रेन करा, ब्लेंडर में 4 से 5 हरी मिर्चों के साथ ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हमने इसमें ऑयल लिया, ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया 1 टेबलस्पून के करीब। उसमें हमने बारीक कटी हुई 1 प्याज शामिल करी, उसको हल्का सा पिंक करा। उसके बाद हमने उसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल करा, उसका पानी इवोपरेट करा। हमने उसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमने ब्लेंडेड पालक थी हरी मिर्चों के साथ वो शामिल करी। उसको हमने अच्छे से पकाया, भूना, इसका वाटर ड्राई करा। और जो है हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, पालक की न्यूट्रिशंस को हमें जो है वो जलाना नहीं है, बस दैट्स इट। उसको पकाया हमने। पनीर को हमने लाइट से ऑयल में शैलो फ्राई करा, वो हमने इसमें शामिल करा। आप बिल्कुल फ्लेम ऑफ करके इसमें कसूरी मेथी बिल्कुल हाथों से रब करके शामिल करनी है, ताकि उसकी खुशबू रिलीज़ हो। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब, और लास्ट में हमने नमक बैलेंस करा था, दैट्स इट। और आप इसमें क्रीम जो है फ्लेम ऑफ करके शामिल करेंगे, और दैट्स इट, आपका पालक पनीर तैयार है। आप उसको पराठों के साथ, नान के साथ, व्हाटएवर जो आपको पसंद है उसके साथ सर्व करें और एंजॉय करें। हाँ, मैं तो पर्सनली पराठे के साथ बहुत इंजॉय करता हूँ। इट्स रियली नाइस। ख़वातीनो हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया द किचन क्वीन देखने का। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेफ मुनीर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेने, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। बात करनी मुझे मुश्किल ऐसे तो ना थी, ये बहादुर शाह जफ़र की इतनी खूबसूरत गज़ल है। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो छोटे बच्चे, ये नन्ही कलियाँ, ये मासूम जो बीइंग्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम इन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, और इनका एक जो सोच है, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो हम इतनी नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़े से जब वो बड़े हो जाते हैं बस, और उनके लिए हमसे बात करना कितना मुश्किल हो जाता है। आपने कभी बात नोटिस की कि वो बच्चा जो जब छोटा होता है, जब 5 साल से कम उम्र होता है, तो आपकी गोद से उतरता नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपने टीन्स में पहुंचता है,
आप उस पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वो फिर आपसे कतराता है। कितने सारे मेल जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो अपने वालिद साहब से थोड़ी सी दूरी रखते हैं, क्योंकि वो दूरी उन्होंने बचपन में तो नहीं देखी होती, लेकिन बड़े होके इतने ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रेशर्स कि वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस सोर्स से तो हमें सिर्फ प्रेशर आना है। इतनी सारी बच्चियाँ होती हैं जो वालदाओं की तरफ से थोड़ी सी खिंचाव रखती हैं कि हमारी अम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है घर का माहौल। कभी इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि इन नन्हे ज़हनों पे, इन मासूम ज़हनों पे आप क्या तशद्दुद कर रहे हैं, और इससे इनकी पूरी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी की सारी चॉइसेस, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, वो कितनी ज़्यादा असरअंदाज होंगी। ख़वातीन और हज़रात, आज इसी बारे में हमसे बात करने के लिए तस्कीन फाउंडेशन से आई हैं निदा रहमान साहिबा। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, शी इज़ अ BS in professional psychology, MS in clinical psychology. She has also done short course on children's psychology. She has conducted workshops in schools, और उसके साथ साथ she has dealt with clients dealing with anxiety, depression, bipolar disorder and schizophrenia. और ये सारी बात आज हम करेंगे निदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम निदा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। निदा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो हम बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं पढ़ाई का, तालीम का, कि तुम्हें यही ग्रेड्स लेने हैं, और B ग्रेड भी क्यों आया, जबकि B ग्रेड इज़ ऑल्सो गुड इनफ, इट्स ऑल्सो 70 एंड बिलो, लेकिन आप, क्या ये आपके साथ ऐसा हुआ था व्हेन यू वर अ चाइल्ड, दैट्स व्हाई यू टुक इट अप? जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। लेकिन टाइम के साथ मेरे वालिदैन को अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता, और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मैं उसका टेंशन लेती थी, स्ट्रेस लेती थी, इसकी वजह से उनको लगा कि शायद वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। फिर एक पॉइंट पे आके उन्होंने ये बात महसूस कर ली कि नहीं, और फिर वो कहते थे कि अब खुद को रिलैक्स रखो, लेकिन पढ़ो, खुद को रिलैक्स रख के पढ़ो, खुद पे इतना बोझ मत डालो। बट यू वर लकी कि आपके इस तरह के पेरेंट्स थे जो अंडरस्टैंडिंग थे। बट यू नो द सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स जिनसे आप डील करती हैं, व्हाट इज़ द बेसिक कॉमन प्रॉब्लम जो आप उनके साथ देखती हैं? यही कि उनको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर फोकस करना है अपनी लाइफ में, और क्योंकि उससे उनकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड होगी, प्रोफेशनल लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन उस पर डिपेंडेंट है, आपका रिश्ता उस पर डिपेंडेंट है। तो लोग उसको देख के उसके हिसाब से जो है ना, पेरेंट्स उनको शुरू से ही वो प्रेशर डालते हैं। लेकिन निदा, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये उन पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ था जब वो बच्चे थे, तो वो यही दे रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुजारी होती है तो उनको लगता है कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि मिले हमेशा, और उनको लगता है कि अच्छी डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो उन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दुनिया में यही दो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस आप जिससे डिफाइन होती है कि आप कामयाब। और दूसरी चीज़ ये भी होती है निदा, जो मैं बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम में देखता हूँ, कि एक छोटा सा बच्चा जैसे ही वो टीन्स में जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि अब देखो बेटा, तुम्हें अब सबका करना है, और वो इतना मासूम छोटा सा दिमाग वो किन डायरेक्शंस में ग्रो करता है। कितने सारे बच्चे बेरा रवि का शिकार इस वजह से हो जाते हैं, गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके नज़र में जो सबसे ज़्यादा मासूम फिगर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और उनको लगता है कि दुनिया इधर की उतर जाए, हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करना, और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर लेते हैं। और आपको पता है, ज़िंदगी की बर्बादी सिर्फ ये नहीं होती कि आपकी जॉब नहीं है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, ज़िंदगी की बर्बादी ये भी होती है कि आप सब कुछ करते हुए भी नाखुश हो। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है। क्या आप कभी पेरेंट्स के साथ डील करती हैं निदा? बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स के साथ डील जब भी मैंने किया है तो मैंने ये महसूस किया है कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस जो होता है वो ग्रेड्स के ऊपर होता है। अगर वो किसी बच्चे के लिए आते हैं तो वो ये इसलिए आते हैं कि इसका IQ चेक कर लें, या इसका देख लें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कि उसके ग्रेड्स पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई असर ना हो रहा हो। लेकिन अब ये ट्रेंड हो गया है कि लोग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा, या ड्रग्स की प्रॉब्लम होती हैं, जो कि बेसिकली टीनेज में जो उनको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, उसकी वजह से वो उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन निदा, मुझे बताएं, बच्चों पे हम प्रेशर डालते ही क्यों है? मतलब वो एक दोस्ती के तरीके से हम ये बात क्यों नहीं उनसे कन्वे कर सकते? क्योंकि शायद जो हमसे पहली, हमारे पेरेंट्स से पहली जो जनरेशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था, तो उन लोगों को आदत नहीं है उस तरह से बैठ के बात करने की। अब शायद आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, उनको वो बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उनका जो कहने का अंदाज़ होता है वो बहुत
ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि उनके और उनके वालिदैन के दरमियान में बहुत फासला है, बहुत फास्ट तो वो अपनी बात नहीं कह पाते। फॉर एग्जांपल अगर उनको पढ़ाई में मुश्किल हो रही है तो वो बता नहीं पाएंगे कि उनको मुश्किल हो रही है, और वो स्ट्रेस लेते रहेंगे और पेरेंट्स उनको देते रहेंगे। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर इतने छोटे बच्चों को देते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको सही लगता है कि अगर आप ये प्रेशर देंगे तो ही काम हो सकता है। बहुत सारा काम मोहब्बत से भी हो सकता है, अगर आप बच्चों से दोस्ती कर लें तो भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने हमारा 23 मार्च का अगर शो देखा हो तो उसके अंदर अब्दुल जब्बार गुल साहब आए थे जो कि बहुत बड़े स्कल्पटर हैं। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ही आर्ट फील्ड में डाला आउट ऑफ देयर चॉइस। उनमें से एक बच्चा म्यूज़िक पढ़ना चाहता था तो म्यूज़िक पढ़ रहा है, एक बिज़नेस पढ़ना चाहता था अब समझ रही हैं, यानी जो उनकी ख्वाहिशात थी बच्चों की उन्होंने उसी मुझे ऐसा लगता है निदा कि इट्स हाई टाइम कि हमें बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए। हम बच्चों को प्रॉब्लम में डाल के उनका इलाज करने से बेहतर है कि हम अपना इलाज पहले करें ताकि हम बच्चों को उस प्रॉब्लम में डालें ही नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात ही बताएं, स्किज़ोफ्रेनिया का क्या प्रॉब्लम होता है, वो क्यों हो जाता है बच्चों में? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली ये होता है कि इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, आप कुछ चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो दुनिया में नहीं पाई जाती, और आपको ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, उनको हेलुसिनेशन कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। इल्हाम। जी जी, इल्हाम नहीं, मतलब वो चीज़ें होती नहीं है लेकिन वो आपको दिखती हैं, उस इंसान को दिख रही होंगी, लेकिन अगर उनको कैमरा में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे तो वो नहीं होगी वहाँ पे। तो वो ज़्यादातर तब होती हैं जब रियलिटी बहुत जो हकीकत उनकी ज़िंदगी है वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो फिर एक दिमाग जो है ना एक और दुनिया बना लेता है। तो उसकी वजह से वो स्किज़ोफ्रेनिया। Khawateen और Azad, we are in conversation with Nida Rahman. She's MS in children's psychology. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, we'll be right back. वेलकम बैक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ निदा रहमान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की साइकोलॉजी पे। हम वालिदैन बच्चों के ऊपर अच्छा पढ़ने का इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल देते हैं कि आपको पता है काफ़ी दफ़ा में पता भी चलता है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने सुसाइड कर ली, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है कि वो ग्रेड्स नहीं ला सके। कितने ज़्यादा केसेस पिछले दिनों में सामने आए एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, पूरी दुनिया में से पता चलता है कि स्टूडेंट ने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, कि वो फेल हो गया था। आपको पता है ये जो प्रेशर होता है कि हम अपने पेरेंट्स को फेस कैसे करेंगे। निदा, मुझे एक बात बताएं, हम एज अ सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ में बेहतरी लाने के लिए? हम ये कर सकते हैं कि हम जो फोकस है ना वो सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस के ऊपर ना हो, कि एक इंसान को अच्छा या बुरा सिर्फ उसके नंबर से ना जज कर सकें, और उसको मैनर्स में कैसा है वो बच्चा, उसके एटिकेट्स कैसे हैं, वो दूसरों की हेल्प करता है या नहीं, झूठ बोलता है या नहीं, उन चीज़ों के ऊपर उनकी बेसिस पे भी उसका अच्छा या बुरा बोला जाए। तो हम ये कर सकते हैं दूसरों के साथ, अगर किसी का बुरा ग्रेड आता है तो हम उसको ये मत पूछें, और रिजल्ट्स आने पर जैसे रिश्तेदार सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या नंबर है, तो वो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्सनल चॉइस होती है, मतलब उनकी चॉइस है कि वो आपको बताएं या ना बताएं, और उनको पूछ के हम उनको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी, और फिर पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों से वो सवालात ना पूछें, अगर वो हमारे पास आए तो हम उसकी हेल्प करें, ये कर सकते हैं। सिर्फ वालिदैन को बच्चों की मेंटल वेलनेस के लिए क्या करना चाहिए? उनको उनसे बात करनी चाहिए सबसे पहले, उनको वो स्पेस देनी चाहिए कि वो जब किसी परेशानी में हो तो उनके पास आएँ। ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चों को कोई परेशानी हो स्कूल में, और जब वो टीनेज से गुजर रहे होते हैं, इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो उनके पास वो स्पेस नहीं होता कि वो पेरेंट्स के पास आएँ, वो दोस्तों के पास जाते हैं, और दोस्त भी उन्हीं की तरह होते हैं जिससे वो बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी बात भी करें जो उनको नापसंद हो तो भी वो उसको सुन लें, और फिर बजाय डांटने के वो उनको सुन लें, उसके बाद उनको समझाएं कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको तरीका भी बताएं चीज़ों का, ज़िंदगी गुजारने का। जी जी, अगर वो कोई गलत बात भी करें तो उनको जज ना करें, क्योंकि वो बच्चे हैं, और उनकी बात सुन लें और उसके बाद उनको बताएं कि हाँ उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये पढ़ाई का दबाव करने के लिए असातिज़ा को, वालिदैन को क्या करना चाहिए? उनको हमारा बोर्ड सिस्टम है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेड्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर हो, लेकिन ये कि क्लास के अंदर वो उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस है, उन बच्चों को भी जो मैनर्स में अच्छे हैं, जो डिसिप्लिन हैं, जो पंक्चुअल हैं, जो बच्चों के साथ अच्छे हैं, हेल्पिंग है,
सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए जैसे क्लासेस में होता है कि जो हाई ग्रेडर्स होते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो उन्हीं के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये वो कर सकते हैं और ये कि उनको बताना चाहिए कि वो अपना बेस्ट दें, ये नहीं कि उनको इतने ग्रेड्स लाने हैं, वो अपना बेस्ट दें और अपना बेस्ट हर इंसान का अलग होगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नूर फ्रॉम लाहौर हमारे साथ है। जी नूर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कह रही थी कि आपका बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है और ये वाकई बच्चों को स्पेशली जब वाइल दे आर चूजिंग देयर करियर्स और वाइल दे आर चूजिंग देयर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव उनका क्या है, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। और ये बड़ी अर्ली स्टेजेस से स्कूलिंग में ही ये स्टार्ट हो जाती है चीज, जब बच्चे सोचना शुरू करते हैं, जब दे आर गेटिंग इनटू देयर टीन एज एरा, और उस वक्त वो जब चूज कर रहे होते हैं प्रोफेशन अपना या कोई भी बात, तो उस वक्त उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना, उनकी चीजों को सुनना, उनको मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही और- कह रही हैं, एब्सोल्युटली। और इसमें ये भी है, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी, क्या कह रही हैं आप? जी आप जी बिल्कुल आ मुझे रही सुन है। सकते हैं? जी जी आप जी मेरी आवाज? जी, जी। और इसमें ये है कि जैसे मैं बात करना चाहूंगी स्कूल्स में जब बच्चे कैम्ब्रिज और मैट्रिक में वो चूज कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे इसी स्टेज पे हैं, और इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, वहीं से उनकी जो ओपिनियन है या जो उनकी सिलेक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है कि वहीं से उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने क्या आगे करना है। और अब तो इस जमाने में तो बहुत ज्यादा प्रोफेशंस और हर चीज के सब प्रोफेशंस और डोमेन्स इतनी हैं कि दे कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम एनी प्रोफेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपको फ्रीडम जरूर देना चाहिए बच्चों को। एब्सोल्युटली, आजकल के दौर में तो खास तौर पे। बहुत शुक्रिया नूर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड गिविंग अस योर पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है निदा कि आजकल का जो दौर है, आजकल की जो आने वाली नस्ल है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। उनके हाथ में गैजेट्स हैं, दे एक्सेसिंग सो मेनी चैनल्स, दुनिया उनके फिंगर टिप्स पे है। और अब आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको वही दकियान उसी तरीक़ों से कन्विंस कर सकते हैं या आप उनको फोर्स कर सकते हैं टू डू एनीथिंग एट ऑल। जहाँ तक करियर ऑप्शंस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बच्चों को वो वक्त आ गया है कि हमें उनसे दोस्ती करके उन्हें समझा बुझा के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्हें कन्विंस करना चाहिए। क्योंकि मैं इतने बच्चों को जानता हूँ, हमारी फैमिली के बच्चे जो म्यूजिशियंस बनना चाहते थे, लेकिन दे वर फोर्स्ड टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंगर्स बनना चाहते थे, एक आर्ट और आर्किटेक्चर में बाकी में करियर करना चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली को पता था कि नहीं, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर बनना है तो बस दैट्स इट, और अगर पायलट बनना है तो चलो हाँ देख सकते हो वो भी। और ये चीज़ साल से चली आ रही है। और मुझे ये, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये वही प्रॉब्लम है जो कि हम नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को ये प्रॉब्लम देते रहते हैं। आज आप वादा कीजिए अपने आप से कि आप अपने बच्चों को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर आपका बच्चा कोई बात कह रहा है, वो एक इंसान है, ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग, उसका एक दिमाग है, उसकी एक सोच है, और उससे भी अल्लाह ताला उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी आपसे करता है। तो ही विल बी टेकन केयर ऑफ, उसका कुछ बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको उसको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, एक अच्छा करियर देना है। हेयर हिम आउट, उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, जानिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और इंसान जो काम दिल से करता है उसमें एक्सेल करता है। ये निदा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एंड ख़वातीन और हज़रात, प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको जानिए ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार की हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपकी एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट दोनों 100% हो। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले एक और बडिंग टैलेंट से इन आवर 5 मिनट्स ऑफ फेम। फाइव मिनट्स ऑफ फेम में यूजुअली हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक्टर्स से, सिंगर्स से, लेकिन आज इन 5 मिनट्स ऑफ फेम में हमारे साथ हैं अ बडिंग फैशन डिजाइनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शाहरुख शेख। हेलो शाहरुख, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। Thank you very much. Thank अच्छा you for calling me. शाहरुख, सबसे पहले तो ये कितने अरसे से आप डिजाइनिंग कर रहे हैं? यार it's my third year. थर्ड ईयर। तीसरा साल है हाँ. फैंटास्टिक। और ओनली मेंस वेयर? Only men's wear.
अच्छा, कैसे इंस्पिरेशन मिली, कैसे हैव यू लर्नड, हैव यू स्टडीड डिजाइनिंग? नहीं, बेसिकली मुझे ना डिज़ाइनिंग का शौक था एंड सेकेंडली जब कोरोना आया देन क्राइसिस वगैरह सारे शुरू हो गए तो देन आई वाज रियली कंफ्यूज व्हाट वी हैव टू डू फॉर लिविंग। तो फिर अलमारी में 3 कपड़े पड़े हुए थे, उठाए लगाए सारा कुछ किया, वहाँ से शुरू किया, वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। तो एक बड़ी हार्ड उसके साथ ना तो उस पर हमने शुरू किया था फिर। ठीक है, और अभी सिर्फ मेंस वेयर ही करने का प्लान है? डू यू वांट टू ब्रांच आउट इनटू लेडीज? हमारा सारा फैमिली बैकग्राउंड आमिर अदनान साहब और फिर हम सारा मेन वेयर पे ही है और वैसे भी मेन वेयर स्कर्ट। आमिर अदनान साहब से आपकी एसोसिएशन है? मेरे मामू हैं। आपके मामू हैं, बट आपके ब्रांड का उससे कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। तो इट्स एन इंडिपेंडेंट, शाहरुख शेख इज एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इट्स एन इंडिपेंडेंट ब्रांड। ज़बरदस्त। हम शाहरुख शेख के साथ हैं, हम चल के आपको शाहरुख शेख का एक शानदार सा फोटोशूट दिखाते हैं ऑफ हिज मेंस कलेक्शन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस शूट। इतनी ज़बरदस्त ये कलेक्शन थी, आई लव्ड द जैकेट्स, बहुत ही ज़बरदस्त जैकेट्स है। शाहरुख, व्हाट्स इन स्टोर फॉर फ्यूचर, और क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो ब्राइडल वेयर आएगा, अभी फिर हम और टैक्सीडोज एंड एवरीथिंग, देन नाउ ईद कलेक्शन इज अबाउट टू कम अच्छा, एज वेल, सो इट्स अच्छा मुझे बताएं, वेयर डू यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? आमिर अदनान Only? या ज़बरदस्त, नो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स? No, not international designers. He is the biggest inspiration of mine. He is such a humble guy. He is. When you go meet him, it doesn't look like he's a legend. He is very down to earth. I really want to be like him. ये चीज़ है। Any international celebrity you want to dress up? Johnny Depp. Johnny Depp, how nice. And what about local celebrities? Local, you already have one. No, I'm out of the list. और किसी का बताओ? Ehsan Khan, Fahad Mustafa. I really want to meet Fahad Mustafa. How nice. और Kurtalan Baloch. Excellent, excellent, very nice. हमारे पास शाहरुख शेख मौजूद हैं, इज अ बडिंग मेंस वेयर डिजाइनर। इनकी हम आपको ईद कलेक्शन के 2 जबरदस्त पीस दिखाते हैं। There you go. Can you रिसेंट डिज़ाइंस, ठीक है, जो आप शेरवानी वगैरह ईद पे ब्राइडली पहनते हैं, आप ईद पे वो नहीं कर सकते। सो इफ़ यू हैव टू लुक फंकी इन ऑन ईद, तो दिस इज़ वेरी गुड। दीज आर लाइट आउटर्स एंड इन दैट देयर इज़ इनर्स, आपकी शॉर्ट लेंथ कुर्ताज हैं एंड देन ट्राउजर्स। अगर ये थोड़ा सा आगे आते हैं ना, देन आई विल शो यू समथिंग। हमने इन ट्राउजर्स के साथ जिप लगाई है। सो आपको जो जीन्स की लुक है ना, जो आप फिटिंग चाहते हैं, अगर आप इस जिप के साथ एक इसको बंद करें ना, then it gives you a very good fit. एक skinny fit आता है? Skinny fit, yeah. Okay, alright. What about the other design? These are based on Mughal designs, ठीक है। अगर आप ये देखें सारा, तो ये मुगल के पैटर्न के ऊपर हमने सारा बेस्ड किया और these are the same। इसके साथ थोड़ा सा हमने कुर्ता थोड़ा लॉन्ग रखा है ताकि वो आपको डबल लुक दे इस टाइप की, और then again with the zips and pants, it's like that. Fantastic. It looks great, शाहरुख। ये शाहरुख की ईद कलेक्शन के 2 बेस्ट पीसेज हैं। अभी इनकी और ईद कलेक्शन आने वाली है जिसका बहुत जल्द शूट आप इनके इंस्टाग्राम पे देखेंगे। शाहरुख इंस्टाग्राम लिंक इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ही इज शाहरुख, दीज आर योर 5 minutes ऑफ फेम। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मेरा हमेशा से यही है कि यार फॉलो योर गट्स, डोंट जाके आप किसी की सुनो नहीं। अगर आप लोगों की सुनते हो ना, यू आर जस्ट स्टॉपिंग योरसेल्फ। जस्ट फॉलो योर गट्स, लिसन टू अदर्स, इफ दे कैन टीच यू समथिंग, ग्रैब दैट एंड मूव फॉरवर्ड। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शाहरुख। Thank you very much, We wish you all the best. Thank you very Thank you much, very yeah. much. Thank you very खवातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट है, उसके साथ साथ एक एक्टर भी है। जब आर्टिस्ट कहते हैं लोग कहते हैं कि यार चलो टीवी आर्टिस्ट होगा, लेकिन आर्टिस्ट एक बहुत ही वास्ट फील होती है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं, कुछ पेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ तख्लीक करते हैं, तो आप एक आर्टिस्ट होते हैं। ये जो आज शख्सियत है जिसे हम आपका तारुफ कराएंगे, आपको मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं,
एक मदर है, एक हाउसवाइफ भी हैं और उसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छा सोशल वर्क ये करती हैं। शी इज़ एन एम्बेसडर ऑफ इंडस हॉस्पिटल, स्पेशल ओलंपिक्स की एम्बेसडर हैं और अभी इन्होंने अपना एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्ट हाउस। इसके बारे में हम से पूछेंगे व्हाट बेसिकली इज़ आर्ट हाउस। एक बहुत ही ओपिनियनेटेड खातून है, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। लेडीज जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम द वेरी डायनामिक एंड द वेरी लव्ड सरवत गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सरवत, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम असफर। वैसे सरवत, एक शिकवा मुझे आपसे है, चूँकि सरवत हैपेंस टू बी वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लोजेस्ट ऑल्सो। बहुत ही मेरी सरवत से बेतकल्लुफ़ी है, बे इंतहा अच्छी दोस्ती है। सरवत, कर्ली बाल कहाँ चले गए यार? कर्ली बाल क्योंकि मुझे याद है जब दिल की मध्यम बोलियां आया था, Right. you know, way back, Way back. let's not discuss the year, Yes. but way back, you know, I remember, you know, that was your signature style और सब कहते थे वो curly hair and vogue। हाँ, पता है असफर, माशाल्लाह 2 डेकेड्स हो गए इस इंडस्ट्री में एंड आई जस्ट वांटेड अ चेंज क्योंकि कर्ली बाल बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी एक बन गई थी। लेकिन सर मुझे एक बात ये बताएं कि why women, you know, when they want to change, तो वो पहली चीज बालों पे जाती है। ऐसा क्यों है कि you know, breakup हो बाल कटा दो, जॉब छोड़ो बाल कटा दो, अगर you know moving into their own space बाल कटा दो, ये बालों से क्या इस चेंज आई थिंक हमारे जो फेदर्स हैं, हमारे जो विंग्स जिसे कहते हैं, वो बाल हैं, तो कटा दो तो चेंज आ जाता है। अब हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं कि फहद मिर्ज़ा के पास जा जा के ब्रेकअप हुआ नाक चेंज करा दी, घर में शिफ्ट हुए चिन लगा दी। लेकिन करते लोग इसके लिए ब्रेकअप का वेट नहीं करते, वो वैसे ही कर लेते हैं। ऐसे ही लेकिन और हम लोग ये बातें कितनी करते हैं यार, इसकी नाक कुछ चेंज लग रही है। मुझे लग रहा है एंड में सिर्फ ना कबर में प्लास्टिक रहेगा। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, मुझे पता all क्या the लगता है, मुझे plastic लगता है will बाय द एंड वील ऑल स्टार्ट लुकिंग द सेम। Well, you know, when you travel to Dubai especially, all the women over there look the same. सबकी वो आईब्रोज हो गई हैं, सबकी eyelashes extensions हो गई, लंबे लंबे नाखून होते हैं, बोटॉक्स चेहरे होते हैं। मुझे और यहाँ तक की आंखें। हाँ, तो ईना मीना डीका सीरा सब एक जैसी लगती हैं। अच्छा सरवत, माशाल्लाह, व्हाट एन इलस्ट्रियस करियर फॉर 20 इयर्स, अमेजिंग ड्रामास यू हैव डन। उसके साथ अब मुझे याद है, बहुत कम लोग जानते हैं, सरवत शानदार पेंटर है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती है। मेरी सरवत की अम्मी से बड़ी अच्छी दोस्ती। सही बात। या यू नो, लॉट्स ऑफ लव टू आंटी इफ यू आर वाचिंग। उसके साथ साथ सरवत, यू नो, यू वर डूइंग इंटीरियर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Yes. वहाँ कैसे दिमाग गया? सो यू नो असफर, आई थिंक इंडस वैली से जो निकलता है ना वो एक फुल पैकेज हो जाता है, बिकॉज हम पे इतनी तशद्दुद के साथ आर्ट सिखाया जाता है उधर, नो नॉट इन अ बैड वे, शदीद आर्ट सिखाया जाता है। तो जब मैं इंडस से निकली तो मैं फर्नीचर डिज़ाइन कर रही थी, क्योंकि एक दो सोनिया खान, हमारी जो सोनिया हैं, उनका अपार्टमेंट बिल्कुल इंडस वैली के सामने होता था एंड वी वर डूइंग अ प्ले टुगेदर। और उसने कहा कि सेट पे हम किसी गए और उसने कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा ये तो मैं अभी बनवा सकती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम बनवा दोगी। तो उससे वो शुरू हुआ। आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग फर्नीचर पीसेस एंड फिर वो पीसेस से वो स्पेस पूरी डिज़ाइन होने लगी, स्पेस से वो पूरा घर और फिर रूफटॉप गार्डन्स। एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड विद रूफटॉप गार्डन्स बिकॉज कराची में इतनी प्लेजेंट हमारी इवनिंग्स होती हैं और इतनी एम्पल स्पेस है विच इज़ जस्ट गोइंग टू वेस्ट। सो आई थॉट कि रूफटॉप गार्डन्स कराची में तो होने चाहिए। तो वो एक बना, दूसरा बना। आई डू। दैट इज़ डन बाय माय फ्रेंड ज़रमीन शाह। So she helped me do this and you know she's been a lot part of a lot of my projects. तो वो फिर वहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, फिर आर्ट की पेंटिंग हो गई क्योंकि पेंटिंग बचपन से करती थी। तो वो फिर जो भी विमेंस डे की एग्जीबिशन होती थी तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि 30 women artists would just give 2 pieces of work. तो मेरे पास शूटिंग के साथ साथ टाइम नहीं मिलता था कि मैं 30 पीसेस एक साथ खुद बनाऊं। तो मुझे होता था उंगली काट के शहीदों में नाम लिखवा लें। एक दो तो बना ही। हाँ हाँ 2 तो बना सकता है ना इंसान। अच्छा सरवत, जब हम ड्रामा की बात करते हैं, यू आर वन ऑफ दोज लकी एक्टर्स जिनको बहुत अच्छे, अभी तक अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन सरवत, एज यू नो, एज अ कोर्स ऑफ टाइम वुड चेंज और हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ऑफ कोर्स यू नो यंगर पीपल फिल इन आवर स्पेसेस और ऐसा होता है, यू नो, एज एक्टर्स, एज एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, वी आर रेडी फॉर द चेंज ऑल्सो। Absolutely. मुझे एक बात बताओ, you quite did not succumb to this entire issue and in this sector आपने सोचा कि नहीं मैं सिलेक्टिव ही काम करूंगी, मैं हर जगह एक नंद भाभी या एक कन्नाइविंग सी खातून का
किरदार नहीं करूँगी? Was it a conscious decision? You know, we really don't have choice. I think पाकिस्तानी ड्रामा में 30 साल के बाद हम औरतें ऊपर चली जाती हैं मार्स में। तो हमारी 30+ की ख़वातीन की कोई कहानी नहीं है। तो जब वो कहानी ही नहीं है तो हम नैरेटिव बना तो नहीं सकते प्रोड्यूसर राइटर को पकड़ के कि भाई हमारे ऊपर कहानियाँ लिखें। So the best choice is that you then wait for the right script to come. And alhamdulillah, financially I was stable with other things that I did. Interior design कर लिया, कभी painting बेच दी. So I didn't need the money as such. एक constant एक वो होता है struggle कि यार पैसे कमाने हैं और यही एक ज़रिया है. तो मैं ये हर आर्टिस्ट को भी कहती थी और अपने सेट पे भी बहुत सारे एक्टर्स को कहती थी कि एक ज़रिया ना रखो, कुछ और भी साथ करो, छोटा बिजनेस कर लो या just have something to fall back on. As they say, as they tell us in school, never put your eggs in one basket. In one basket. गिरे तो सारे टूट जाएंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. So I think as an artist, we all must divert our attention to something, one more thing that we can fall back on. So that's why I never thought कि मुझे समीना भी बनना है और रशीदा भी बनना है और साइमा भी बनना है. तो मैं बहुत कम और जितने लोग मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया in comparison to them and their field of work, I was very far behind. But I liked it कि 2 साल गायब हो गई. Because all that I've known you since Indus. Yes. And up till now मैंने कभी भी सरवत ये नहीं देखा कि आप बहुत ही क्रेजी थी कि मुझे नंबर 1 बनना है. हाँ, एक वो जो नहीं. मैडनेस होती है, हाँ. ये भी एक बड़ी जबरदस्त फीलिंग होती है when you're satisfied in yourself. Khawateen, Hazrat, we are in conversation with Sarwar Gilani. Don't go anywhere. We're taking a very tiny break. We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. हमारे साथ सरवर गिलानी मौजूद हैं और कुछ दिल की बातें हम कर रहे हैं. सरवत, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, सरवत वाज नेवर टू किक्ड अबाउट बीइंग नंबर 1 या वो जो एक मैडनेस होती है नंबर 1 बनने की. सरवत, इसकी वजह क्या थी? Asfar, because I am number 1 in my life. Excellent. I am the heroine of my life story. Absolutely. So I felt that I am okay being the kachua. Slow and steady wins the race. Slow and steady and a consistent person. कि अगर मैंने 2012 में कोई ड्रामा किया है तो उसमें जो मैंने कैरेक्टर मैन्युफैक्चर किया वो 2021 में जब किया तो उसमें भी उतना ही अच्छा किया. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम दें, ना कि आप 2 साल में अच्छा काम दें और आप फिर गायब हो जाए. बट सरवत, व्हाटएवर वर्क दैट यू हैव डन पहले भी 2012 का भी वो प्लेस अभी भी रेलेवेंट प्लेस हैं. यस, वो अभी भी अगर आप देखें तो वो लगता है कि अभी की ही स्टोरी. आई डोंट थिंक अ लॉट हैव चेंज. बट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, मुझे आप एक बात बताएं, जिस तरह व्हेन वी लुक एट द यंगस्टर्स कमिंग इन, मैं कभी कभी देखता हूँ जो अभी 19-20 साल के बॉयज़ एंड गर्ल्स फील्ड में एंटर, द टाइम वी एंटर्ड उस वक्त चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी. एब्सोल्युटली. डू यू स्पॉट अ यंगर सरवत गिलानी एंटरिंग द फील्ड? डू यू स्पॉट के यार दिस गर्ल आई सी पोटेंशियल? I think Yumna Zaidi is my favorite these days. एक because उसकी तबीयत में बहुत अच्छी है और वो बहुत रिस्पेक्ट देती है, बहुत इज्जत देती है. And I think that is the first quality a young star should have. Because जब तक वो ओपन नहीं होंगे अपने सीनियर से सीखने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक वो खुद नहीं ग्रो कर पाएंगे. एंड आई थिंक वंस यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग एंड यू वांट टू लर्न एवरी डे, देन आप सोचे ना कि अगर एवरी डे कोई लर्न कर रहा है तो वो कहाँ जाके पहुँचेगा. So I think Yumna has that in her. She wants to experiment, she wants to work hard, she's not too overexposed and she's not too bothered about her looks. I feel कि अब जाके शादी के बाद मैं मेकअप भी लगा रही हूँ तो आईलाइनर भी लगा रही हूँ. I think this is change. हाँ. I think change is consistent और ये होते रहना चाहिए. बिल्कुल होते रहना और मेरे ख्याल से एज एन आप आर्टिस्ट हो या आप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से अपने आप को हर वक्त हर दौर में री इन्वेंट करने की बेतहाशा ज़रूरत होती है. और ये जो बात है ना कि हम इस एज में मेकअप लगा रहे हैं, सरवत, इट्स नॉट दिस एज. आपको पता नहीं कि आप कितनी 30+ खवातीन की आइडियल होंगी. एंड प्रॉब्ली योर लुक एंड द वे यू डीलिंग विद योर लाइफ कुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर समबडी हु इज लॉस्ट होप इन लाइफ. Absolutely. I get all these amazing women who have lost hope, but they're amazing. On the internet, I interact with them, and there is a streak of willingness
कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, तो वो कॉन्स्टेंटली मैं आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ women, a lot of girls who say, you know, you're our hero, you do so much, how do you take out time for this and this, CSR भी कर रही हो, philanthropist भी हो, हर cause में भी नज़र आ रही हो, फिर बच्चों को भी अच्छा कर रही हो, Very nice. अब बेस्ट पेरेंट का अवार्ड भी मिल रहा है, तो ड्रामे भी कर रही हो, तो चुड़ैल भी बन गई हो, तो मतलब कैसे? गुड लुकिंग हस्बैंड भी है। बड़ा मुश्किल है भाई गुड लुकिंग हस्बैंड संभालना। आप लोगों की बीवियां कैसे कर लेती है हमें पता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, सरवत ने और मैंने होस्टिंग तो काफ़ी दफ़ा साथ की, लेकिन एक्टिंग हमने कभी नहीं की। सोचिए। सरवत हैज़ अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। सरवत के साथ जब भी मैं मिलता हूँ हम लोग बातें करके इतना हंस रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सरवत की इमोशनल साइड भी। सरवत, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू यू थिंक एक आर्टिस्ट की लाइफ है, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, और कभी भी आई हैव नेवर सीन यू टू किक्ड अबाउट पोजीशंस और टू किक्ड अबाउट पैसे, आपने अपनी मर्जी से काम किया एंड गोइंग विद द फ्लो। क्या पर्सनल लाइफ का बहुत असर होता है काम के ऊपर? यानी यू नो, बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ पेंटिंग और यू आर एक्टिंग, आपको नेचुरली रोना है या नेचुरली हंसना है, आपके ख्याल से जो पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं उसका कोई असर होता है ज़िंदगी पे? You know, Asfar, I would say that needs to जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और हार्डशिप्स हैं, अगर आप it depends on how you take it, right? You could take it in a depressing way and you'd be sad and you'll sulk in a corner. बट अगर आप उसी चीज़ को एक इंस्पिरेशन के तौर पे लो कि यार I fell down, let's see how will I get up and let's see what I do with that pain. So if you take that pain and put it for your greater cause, it becomes the strength. Absolutely. That is not a pain anymore. That is not you falling down anymore. You've converted that into your strength. Absolutely. So I think all the hardships that I faced in life have become my strength. माशाल्लाह। And I'm an optimistic like that. I feel कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में बुरा इंसान चाहे आया हो या बुरी वाक़यात हुए हों, उससे हमेशा मैं कुछ पॉजिटिव डिराइव करूँ। बिकॉज क्या फ़ायदा है रोने के लिए कि भाई रो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ये हो और गया, उससे कुछ बदल नहीं सकता। उससे कुछ ना बदल सकता है। इनफैक्ट आप फ्रॉम बैड टू वर्स जाते हो। सो व्हाई नॉट टेक इट एज अ चैलेंज एंड ट्राई एंड डू बेटर एंड करेक्ट योर सेल्फ, learn from your mistakes, never make those mistakes again, and be a happy person यार। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है सरवत, एक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, एक जो आपकी फीडबैक आपको लोगों से मिल रही होती है, वो कभी कभी आपको बहुत पुट डाउन भी कर देती है, कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट भी कर देती है। जिस तरह मेरी एक दोस्त है, वो एक फिल्म के अंदर आपके साथ एक्टिंग कर रही थी, शी सेड कि सरवत वाज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी, शी वाज अ न्यू कमर, यू नो हु आई एम। उसने कहा कि सरवत की वजह से मुझे ऐसा लगता था आई एम टेकन केयर ऑफ, एंड यू नो सरवत, मैंने कहा बिल्कुल सही, वो ऐसी ही है सरवत कि ये बात है। मुझे एक चीज़ ये जाननी है सरवत, तारीफ तो आपकी कर दी, बट वेयर डू यू गेट योर पॉजिटिविटी फ्रॉम? क्योंकि देयर इज अ लॉट, यू नो, मिस्ट ऑफ दिस ऑल दिस नेगेटिविटी अराउंड यू, इतने सारे लोग 100 तरह की बातें कर रहे हैं, टर्न डाउन कर रहे हैं। आपको पता है जानबूझ के जब लोग आपको स्पॉट करेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, कुछ इस तरह के होते हैं, यू नो, दिस मेनेसेस आर अराउंड, जब आपको आइडेंटिफाई करके कहते हैं इसको डाउन करके ही छोड़ेंगे। हाँ। उससे आप कैसे डील करते हैं? You know, Asfar, when you are, your body is just a container, right? और आपकी energy could be universal, and you could walk into a room with that energy. तो वो जो सोच भी रहा होगा ना कि यार इसको हम करें, वो उस एनर्जी ओवरपावर कर देना। यू डिमांड दैट, योर प्रेजेंस डिमांड्स दैट रिस्पेक्ट or that appreciation or whatever. At the same time, I know I'm larger than life, so I try and curb it. And I try and underplay it. But I'll tell you. But I think you shouldn't. Yeah, you shouldn't, because no. you know, I think, you know, a lot of sunlight cannot be bad. I know. You know. But I'll tell you, it can give you sunburn, huh? A lot of sunlight. No, to the bad ones. To the bad ones. But I'll tell you, I feel that मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से वो energy लाती हूँ। वो energy आती है Asfar because I am, the time that I'm giving on screen, all day I'm here for those 15 seconds that I have to perform. I'm leaving my kids, I'm leaving my very comfortable home, I'm leaving my very comfortable life, I'm leaving all those things for these 15 seconds. Will I not give my all for those 15 seconds? I will. And at the same time,
मुझे आई रिमेंबर इमरान कुरैशी नहीं, कौन थे वो जो 2-3 भाई जो डायरेक्टर्स थे, कोई कुरैशी, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अदनान भाई कुरैशी। Adnan Bhai Qureshi. Okay, so long time ago, I did a play with Adnan Bhai, and he told me, and Alhamdulillah, I've always gotten the lead roles, the heroine of the thing. so Adnan Bhai said to me, और एक वहाँ पे जो मेरी कोई बनी भाभी या बहन उस ड्रामे में, तो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था या जो भी, वो अनकंफर्टेबल हो रही थी कि मुझे टाइम मिल रहा है, मेरे ऊपर फोकस है, ये वो. So he came to me, and I will never forget that. He said, you know, you're not only the leader of the narrative, but you're the leader of the set. So you have to make sure that तुम ऐसी leader हो कि सबको साथ लेके चलो. And that is the day, till today, I make sure that if I am the lead role, I will sit with the ENG boy and have dal chawal on the floor. I will stand with the extra actors and junior actors. think the junior actors and think, you know, what looks good on them, what's suiting them, and give them that love and appreciation and that respect, that time, that attention. But a little thing, Sarvat, did you learn it on job? या आपने उस काम पे सीखा या you've been like this पहले से? I mean, I see, at Indus, as an artist, they teach you to be a team worker. ठीक है. So everything comes with team effort. Nobody has to stand out. तो हर चीज़ टीम एफर्ट है. और सबको साथ लेके चलने में ही मेरे ख्याल से कामयाबी भी होती है और आपका काम भी अच्छा होता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इन कन्वर्सेशन विद सरवत गिलानी राइट है, कहीं मत जाएगा. लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक. अस्सलामुअलैकुम जी, आज बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी एट द एडन कॉलेज, एंड इट्स रियली नाइस एंड प्रोडक्टिव. एंड द थिंग इज़ के बच्चों के लिए बहुत आजकल के स्पेशली एरा में और आजकल के दौर में इट्स रियली इनकरेजिंग कि बच्चों को डिफरेंट घरों से निकालना और स्पेशली किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ लाना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक वैरायटी जिसमें बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको बड़े डिफरेंट तरीके से बड़े इंगेजिंग तरीके से उनको कूप अप किया जा रहा है. Assalamualaikum. My name is Huria Khan and I'm the arts and crafts teacher for Sarvat Jalani's art house, and it's an awesome space. I would encourage a lot of all parents for kids who are aged 3 to 10 to come and take a look at the space. There's so much being offered over here. I think it's so important for the development of a young mind to practice art and do painting and drawing, and it just really grows and is very helpful for a young mind.
लवली। आई स्वेयर टू गॉड, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ सिर्फ बच्चे हों और मैं हूँ। सही बात है। और मुझे लगता है सरवत आर्ट हाउस वही दुनिया। आर्ट हाउस वही दुनिया मुझे लग रही है सीरियसली। Ladies and gentlemen, welcome back. सरवत गिलानी हमारे साथ हैं। सरवत, it's time to give back to all that you've taken from the country, from your schooling, from the world. And this art house looks fantastic. What is art house? Please बताइए। असफर, कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन था, एज एन आर्टिस्ट आई फेल्ट दैट, एज अ पेरेंट एक्चुअली आई फेल्ट दैट हर माँ बाप ये सोचते हैं कि आज दिन में उठ के क्या करेंगे जब लॉकडाउन है। अम्मी भी घर पे, अब्बू भी घर पे, जॉब्स बंद है, नाना दादा सब, यू नो, एवरीबडी इज़ एट होम। व्हाट डज वन डू? देयर इज़ नो गोल ऑफ द डे कि हमें ये अचीव करना है। तो मैं अपने बच्चों के साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वैसे ही करती हूँ एवरी डे। तो वो मैंने कोई पिक्चर लगाई तो उस पर मुझे इतनी माओ का फ़ोन आया और मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि यू नो जिसकी एक वीडियो बना के लगा दें सो वी कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम। सो आई फेल श्योर व्हाई नॉट। उसके लिए अब मुझे तैयार थोड़ा होना पड़ता था, बट दैट वाज एन एफर्ट दैट आई हैड टू डू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव डूइंग इट। हमने रोज़ वो बना के वीडियोज़ लगाने शुरू किए। असफर, 4 months, every day, 4 months, I did this with my children. And the kind of feedback that I got and the kind of love that I got, and I realized कि यार आर्ट से बच्चे दुनिया भर में कनेक्टेड हैं, म्यूज़िक से बच्चे दुनिया भर में कनेक्टेड हैं। सो एक ऐसी चीज़ जिससे आप कनेक्टेड हो, चाहे आपके घर के दरवाजे बंद हो, बाहर की दुकानों के दरवाजे बंद हो, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं आप उससे भी आर्ट बना सकते हैं। सो लाइक झाड़ू के तिनके एंड थ्रेड, एंड उसे हमने स्पाइडर वेब्स बनाए, जूतों के डब्बे से हमने रोबोट्स बना लिए, फ्रिज के कार्टन से हमने मस्जिदें बना ली। तो जो भी लॉकडाउन में जितनी चीज़ें बंद थी वो हम सब घर पे बना रहे थे। सो आफ्टर 4 months आई रियलाइज दैट you know I have to stop this at some point. I can't be an art teacher. I have the rest of the world and you know other things to cater to. जब वो मैंने बंद किया तो मुझे इतने मैसेजेस आए असफर, आई कैन नॉट टेल यू, फ्रॉम लाइक सरगोदा टू ऑस्ट्रेलिया, पर्थ टू अमेरिका, अबू धाबी। आई वुड गेट टैग्स ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रन मेकिंग माई आर्ट everywhere in the world, and they said don't stop. So I was like यार अब इसका कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसे नहीं हो सकता। और बहुत सारी माओं के ऐसे क्वेश्चंस थे कि आपके बच्चे तमीज़ से कैसे बैठ के काम कर लेते हैं, आपके बच्चे एक टास्क कैसे कंप्लीट कर लेते हैं, आपके बच्चे मस्ती नहीं करते, आपको तंग नहीं करते, आप कैसे उनको गंद मचाने देती हैं। सो आई फेल्ट दैट देयर आर सो मेनी मदर्स आउट हियर इन पाकिस्तान जिससे कोई बात ही नहीं करता कि पेरेंटिंग, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग क्या है, कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है। हर चीज़ का एक सवाल जो भी हमारा है एज अ मदर, उसका जवाब है और उसका जवाब गूगल पे है, बिकॉज गूगल ने बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की हैं और आपके लिए वो जवाब डाले हैं। बट ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम लापरवाही में भी चले जाते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, बच्चे ही तो हैं। और एक और चीज़ जो हम सबको लगता है कि हमें ऑलरेडी सब पता है। बिल्कुल, आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स बिकम पेरेंट्स नोइंग दैट हमारे अम्मा अब्बा ने कर लिया, हम भी कर लेंगे। ऐसी बट रियलाइज नहीं करते कि कितनी दिहाइयाँ बदल चुकी हैं, जनरेशन बदल चुकी हैं। यू नो अब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है चीज़ें। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत क्रिएटिव चीज़ें चाहिए। आप ये नहीं कह सकते नो डोंट टच, नो डोंट टच। आपने उसको एक बेहतर चीज़ ला के देनी है और वो उस पर मशगूल हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू से नो डोंट टच। इन माई हाउस मेरे बच्चे 2 साल के, 1 साल का था, तो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुड कम एंड बी लाइक आपने इतनी डेकोरेशन कैसे रखी हुई अपने घर पे? अरे भाई बच्चे को आप सिखाएंगे कि ये टॉय नहीं है, टॉय आपका अलग है, तो उसको चीज करेंगे। और एक जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि बच्चे हैं वो कुछ समझेंगे थोड़ी, उन्हें पता थोड़ी चलेगा, उनको मार भी दो, डांट भी दो, किसी भी चीज़ में लगा दो, उनको भी क्या पता, बड़े होंगे तो उनकी समझ में आएगा ये गलत है। बच्चा पैदाइश के बाद से ही उसका जहन काम करना शुरू हो जाता है, वो ज़बानें पिक करता है, आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पिक करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बच्चा पिक कर रहा होता है। तो बच्चों को बचपन से ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वी आर इन वेरी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विद सरवत गिलानी एट द मोमेंट। कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. We are in conversation with Sarvat Gilani and Art House. एक वो जगह है जहां आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए. ये कराची में कहाँ पे है? ईडन कॉलेज क्लिफ्टन में. ईडन कॉलेज क्लिफ्टन में है. जितनी भी जो यंग मदर्स हैं कराची में इस वक्त, आप इस वक्त नॉट वक्त है ना हमें बुशरा आपा याद आ गई. इस वक्त जितनी भी यंग मदर्स हैं जो हमारा शो देख रही हैं, प्लीज़ टेक योर चिल्ड्रन टू द ईडन कॉलेज. वहाँ पे आर्ट हाउस मौजूद है. और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं अक्सर उन सुन रहा होता हूँ, कभी शो पे भी आते हैं, बात कर रहे होते हैं कि अरे बच्चों को आर्ट सिखाने से बेहतर है कोई काम की चीज़ सिखाओ. आपको ये एहसास, ये अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के अंदर अगर आप आर्ट इंस्टिल करते हैं तो आप उनके अंदर एस्थेटिक्स इंस्टिल कर रहे हैं, उनको सोच दे रहे हैं, उनको ये सोच दे रहे हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी, आंखों को भाएगी, लोगों को पसंद आएगी. और जो भी आप आर्ट तख्लीक करते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वो बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं. और उसके साथ साथ जब आप आर्ट क्रिएट करते हैं तो आपको टीम वर्क आता है, आप में कंपैशन आता है, आपको टीम लीडर बनना, टीम के अंदर एक फॉलोअर बनना, दोनों चीज़ें बखूबी सिखाई जाती हैं. तो बच्चों के अंदर बचपन से ही आर्ट को इंस्टिल कीजिए ताकि वो बड़े होकर एक बेहतर शहरी और एक बेहतर इंसान बन सके. हम सरवत से आज बात करें. सरवत, आर्ट हाउस एक बहुत ही शानदार कदम है. उसके साथ साथ आपकी एसोसिएशन विद स्पेशल ओलंपिक्स और इंडस हॉस्पिटल भी रही है, उसके बारे में कुछ बताइए. यू नो असफर, आई फील दैट हमें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हमारे पास इतनी सारी आँखें और कान हैं, और हम उस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज़ करें, अपने फेम को, अपनी फैंस को किस तरह उनको अच्छी चीज़ें दिखाएं. सो आई फील दैट अगर एक सेलिब्रिटी, हर सेलिब्रिटी एक कॉज भी उठा ले तो सोचिए हमारे पास प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए. बिल्कुल सही. सो I felt it was my responsibility as a celebrity or a person with a lot of fan following to divert the right people to those right topics and awareness and create awareness for those right causes. Special Olympics पिछले 30 साल से differently abled बच्चों को through the power of sports पूरी दुनिया में लेके जाता है. ट्रेनिंग्स होती हैं. पाकिस्तान के लिए 75 गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं हम हर ओलंपिक्स में, प्लस 75 प्लस. तो इमेजिन करें कि ऐसी चीज़ को जहाँ पे पाकिस्तान को इतनी इज्जत और शोहरत मिल रही है उस पर कोई अटेंशन नहीं. कैसे नहीं अटेंशन. इंडस हॉस्पिटल जो एक काउंटरलेस हॉस्पिटल है, चाहे आप जाएं या आपका पीएन जाए, उसको एक ही किस्म की ट्रीटमेंट मिलेगी. क्या वो अनबिलीवेबल बात नहीं है ये कि आपकी सिफारिश नहीं चलेगी, आपको 2 रुपये नहीं खर्च करने, अपनी लाखों की हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आपको 2 रुपये नहीं खर्च करने. सो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ सच कॉजेज वेयर दे आर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड द कॉज इज बिगर देन एनी बडीज पर्सनल इंटरेस्ट. So these two causes I feel are bigger than anybody's personal interest. चाहे वो डॉक्टर बारी हो, और डॉक्टर बारी इतने कोई जानू इंसान है ना. आपको पता है मैं एक दफ़ा एयरप्लेन में बैठी थी और बहुत टर्बुलेंस हो रही थी और मैं बहुत डर रही थी, और मैं यूँ डरते डरते मैंने यूँ देखा, तो मुझे था कि बस मैं अब गई, तो यूँ मैंने देखा ना तो डॉक्टर बारी बैठे, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई. मैंने कहा ये प्लेन तो कहीं नहीं जाता, इन्होंने ज़िंदा रहना है बिकॉज इन्होंने बहुत सारे अमेजिंग काम करने हैं. तो इतना यकीन है इन लोगों पे बिकॉज इन्होंने करके दिखाया है. एंड आई फील दैट आई फील यू और एनीबडी एल्स और जो हमारे लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कॉजेज़ की अवेयरनेस में हिस्सा देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी बरकत मिलती है आपको. बिल्कुल सही बात है. मेरे ख्याल से दैट इज द राइट वे ऑफ पुटिंग योर फेम to use. Sarvat, thank you so much. I want to add just one last thing. So Art House is a creative space that provides music, robotics, gardening, pottery, yoga, mindfulness, storytelling, karate, storytelling, arts and crafts, archery, and conscious parenting. It's for ages 3 to 10 years and it's an after school activity. So it's from 3 o'clock to 6 o'clock. तो और जैसे आप कह रहे थे वीकेंड्स ऑफ है, इट्स 5 days a week. एंड जैसे आप कह रहे थे कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आर्ट से कुछ नहीं होता. आर्ट इज़ एक्चुअली मैथ. आपको पता है ना ये पर्सपेक्टिव क्या होगा, कौन से एंगल पे आप रखेंगे पेन की जो है. तो अ लॉट ऑफ योर आर्ट एजुकेशन जो हम कहते हैं, it is affiliated with the real education that your child is getting. So अब म्यूज़िक आपने सुना होगा कि अगर एक बच्चा इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखता है तो उसकी ब्रेन की जो लेफ़्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, and it helps him in making decisions in life.
So if you want to make your child a complete human being, you need to send them to art house. ऑफ कोर्स, ताकि दिमाग खुले, ताकि वो कितनी सारी चीज़ सीख सकें। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आपका किसी मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ है या आपका बच्चा उतने बड़े स्कूल में नहीं जाता। आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जाता हो, आपका जिस भी तबके से ताल्लुक़ हो, आप कोई भी जॉब करते हो, आपका बच्चा जो है उसको अपना ब्रेन इस्तेमाल करने का और आगे ज़िंदगी में जाके एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनने का उतना ही हक है जितना हम में से किसी को भी है। तो आपका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप प्लीज़ आर्ट हाउस ज़रूर अपने छोटे बच्चे को लेके जाइए, ताकि आप उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, उनको एक बेहतर इंसान बना सकें। सरवत गिलानी मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्त है। मुझे अच्छी बात सरवत की शुरू से आज तक की लगती है, हमारी दोस्ती को भी तकरीबन कोई 15-20 साल माशाल्लाह हो चुके हैं। सरवत हैज़ ऑलवेज फॉलोड हर हार्ट। ये दिल से काम करती है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करती, हमेशा दिल से करती है। क्योंकि मैंने सरवत को देखा है, प्लेस भी करेगी, यार वो इतनी अच्छी मेरी उनसे दोस्ती है, मैं कैसे मना करती। ये मुझे अभी तक सरवत याद है अबाउट यू। एंड देन यू नो वी सी सरवत बम्पिंग इनटू अ बॉलीवुड स्टार और सरवत गोइंग क्रेजी। एंड देन यू नो सरवत इंस्टाग्राम हैज़ बीन वेरी स्वीटली कंट्रोवर्शियल आल्सो एट टाइम्स, बट आई थिंक इट्स ग्रेट। जो लोग दिल की सुनते हैं और दिल को फॉलो करते हैं, वो हमेशा कामयाब भी होते हैं और दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सरवत, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट, इट वाज लवली having you on the show. Had a great time. Thank you Asfar, it's so nice to chat with you and अब एक्टिंग तो पता नहीं, आप आर्ट हाउस अपने बच्चे भेजे तो इंटरेक्शन होगा। 100%। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।